नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब कुछ खबर यह आई है कि ये भारत के जो वाम दल हैं, कम्युनिस्ट हैं, वो लद्दाख को जो लद्दाख भारत का हिस्सा है उसको चीन में मिलाने की साजिश कर रहे थे। देखिए, ये भारतीय जनता दल बराबर और विभिन्न तरीकों से और YouTube के संदेश के माध्यम से पूरे देश को बताने की कोशिश कर रहा है कि ये वाम दल भारत में ही रह करके भारत के संसाधनों का उपयोग करके भारत के संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाओं का लाभ उठाते हुए भारत के ही खिलाफ चीन के इशारे पर, चीन के फंडिंग पर ये साजिश कर रहे हैं। अब ये सवाल है कि ये सिर्फ भारतीय जनता दल YouTube के माध्यम से कह रहा है। ये बीजेपी जो कि अपने को वो राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा दंभ भरते हैं और इनका मुख्य चुनावी मुद्दा रहता है और इसके आधार पर वो वोट बटोरते हैं, सत्ता हथियाते हैं, सत्तासीन होते हैं, सत्ता का भोग करते हैं। क्या इनको पता नहीं है कि ये वाम दल जो है वो कितने खतरनाक हैं इस मुल्क के लिए? जब अंग्रेज सत्ता सौंप के जा रहे थे तो उसमें उन समूहों ने एक देश को बांटा। देश बांटने में तो ये तीनों शामिल थे, गद्दार नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड माउंटबेटन तीनों। और इसके बाद यानी पाकिस्तान बनने के बाद, यानी भारत का विभाजन के बाद करीब 5 से 62 रियासतें थीं और उन रियासतों को सरदार पटेल ने अपने कूटनीति से सबको मिलाया। तो जहां एक और सरदार पटेल सभी रियासतों को भारत में मिला रहे थे, वहीं पर ये कम्युनिस्टों की देश विरोधी हरकतें चल रही थी कि भारत में एक नहीं बल्कि 72 राष्ट्र होने चाहिए। ये शुरू से भारत के खिलाफ रहे हैं। अब इन कम्युनिस्टों को कौन पाल रहा है, कहां से वोट मिल रहा है? भारत के ही खिलाफ जो है, जो इतनी बड़ी गद्दारी करने वालों को वो कैसे कहां से समर्थन मिल रहा है? कुछ नमूने उसके आप सबों के सामने दिए जा रहे हैं। ये मजदूरों के हिमायती बन जाते हैं जहां। अच्छा, और ये एक बात और है, ये आंदोलन करने में
झंडा लेकर के वो आंदोलन करना और धरने पर बैठना, ये इसमें इनकी जो है इनमें ये सिद्धहस्त होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। और भारत में अमूमन जायज बात लोग नहीं, माने जो अधिकारी या नेता या मंत्रीगण वो बड़े बड़े मुश्किल से मानते हैं, अक्सर देखने में आता है जो प्रवृत्ति है। और यदि आंदोलन दबाव दे करके कितनी नाजायज बातें, अनैतिक बातें भी मानने को मजबूर हो जाते हैं, ये प्रवृत्ति चल रही है। इसी का फायदा ये वामदल उठाते हैं कि यदि नाजायज मांगों को भी मनवाना है, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, समाज को अस्थिर करना, इससे जो है वो नाजायज मांगे भी मनवाई जा सकती हैं। कुछ उसी तरह से जैसे आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी वो थोड़ी सी संख्या होती है, लेकिन पूरे सिस्टम को, पूरे देश को आतंकित करके अपनी बातें वो मनवाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इसी के आसपास जो है ये तरीका होता है आंदोलन का। और उसका दूसरा पक्ष है कि हमारे भारत में सीधी बात और जायज बात बड़े बड़े मुश्किल से लोग मानते हैं, और वही यदि दबाव पड़ जाए, आंदोलन का दबाव और दबाव की तरफ, तो नाजायज मांगों को भी मांगने को वो मजबूर होते हैं। ये प्रवृत्ति चल रही है। तो इसी प्रवृत्ति का ये फायदा वामदल उठाते हैं कि यदि नाजायज बातों को भी मनवाना है तो वो भले कोई उनका एमएलए न जीते, एमपी न जीते, और कुछ एमएलए एमपी तो जीत भी जाते हैं, इस बात नहीं है, सरकारें भी बन जाती हैं। जहाँ एक बार इनकी सरकार बन गई तो ये 35 साल तक वो काबिज रहते हैं हिंसा और गुंडे के बल पर, जैसा कि पश्चिम बंगाल में। तो ये मजदूरों के हिमायती बन जाते हैं। अब मजदूर के रूप में जितने कर्मचारी हैं, राज्य सरकारों के कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी, निगमों के कर्मचारी, अर्ध सरकारी विभागों के कर्मचारी, उनके ये हिमायती बन जाते हैं। वहां पर इनकी पैठ होती है। और जो निजी कारखाने होते हैं, जो प्राइवेट जो उद्योग होते हैं या कारखाने होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, तो उनमें भी इनकी पैठ होती है। ये भेष बदल करके अपने देश में मजदूरों का, किसानों का, कर्मचारियों के हितैषी बनने का एक मुखौटा ये पहने हुए हैं। और देश में जिनको आप अल्पसंख्यक या मुसलमान कहते हैं, भारतीय जनता ताकत दल तो उनको मुसलमान और अल्पसंख्यक नहीं कहता है, बल्कि उनको एक सम्मानजनक संबोधन के साथ उनको अपना इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज कहता है। तो उनके भी वो हिमायती बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनका असल एजेंडा यह है चीन के इशारे पर और चीन की फंडिंग पर भारत को कमजोर करना और भारत के विकास को रोकना। क्योंकि चीन भी जानता है और ये कम्युनिस्ट वाले भी जानते हैं कि एशिया में यदि चीन का कोई प्रतिद्वंदी है, उसके सामने जो खड़ा हो सकता है, उससे टक्कर कोई ले सकता है, उसको शिकस्त दे सकता है, तो उससे सिर्फ एकमात्र देश है भारत। तो उस चीन ने इन वाम दलों को, और सिर्फ वाम दल ही नहीं, इनके कई रूप हैं, इन वाम दलों के कई रूप हैं। एक अर्बन नक्सल, वो भी हमेशा भारत के खिलाफ
तमाम इस तरह के तर्क वो पेश क्या करते हैं। और बारूदी बौद्धिक वर्ग, बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट और पत्रकारों का एक गिरोह है, बहुत खतरनाक गिरोह है। इन्हीं कम्युनिस्टों के से मिल करके, जैसे रवीश कुमार और एनडीटीवी के काफी पत्रकार, रवीश कुमार है, संकेत उपाध्याय है, निधि राजदान है, और फिर अब चलते जाइए, संदीप चौधरी है, मानक गुप्ता है, अभिषा शर्मा, विनोद दुआ, पूर्ण प्रसून वाजपेयी, आशुतोष और शेखर गुप्त, बरखा दत्त और ये राणा अयूब, अरफा खानम, सागरिका घोष, सौरभ द्विवेदी, लल्लन टापवाला, राहुल कंवल और कोई अग्निहोत्री है, मोहन कुमार, कोई वानखेड़े है। तो ये तमाम जो पत्रकार हैं, ये वाम दलों की फंडिंग पर पलने वाले भारत विरोधी ये पत्रकार हैं और भारत के खिलाफ एक माहौल बनाते हैं। और उनकी विशेषता, उनको पहचानने की विशेषता ये है, जो वो तर्क देते हैं कि साहब, चूंकि हम मोदी का विरोध करते हैं, इसलिए हमको इसलिए वो लोग हमको देशद्रोही कहते हैं या कहलवाते हैं। नहीं जनाब, आप भारत विरोधी हैं, ये सब भारत विरोधी हैं। मोदी विरोध तो एक बहाना है, एक तर्क देने का एक तरीका उनका है। हाँ, ये भारत के खिलाफ भारत विरोधी हैं, उनको कोई न कोई बहाना चाहिए, तो मोदी विरोध उनको एक बहाना मिला हुआ है। और इस तरह की जो साजिश की आग है, इसमें बीजेपी वाले और इसमें घी डालते हैं। जरा देखिए, भारतीय वाम ताकत दल कहता है कि ये सब के सब भारत विरोधी हैं, मोदी विरोध इनका एक तर्क है, एक बहाना है। बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि ये सब के सब जो है मोदी विरोधी हैं, यानी मतलब कि ये उन्हीं भारत विरोधी ताकतों के तर्क के सुर में सुर ये मिलाते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि वो ये नहीं कहते हैं कि ये सब भारत विरोधी हैं, ये कहते हैं कि ये सब के सब मोदी विरोधी हैं। तो देख लीजिए, इन भारत विरोधी ताकतों के कारनामे और उन कारनामों को अपरोक्ष रूप से तर्कों के द्वारा बीजेपी जैसे जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुई है, उसका दम भरती है, वो मुख्य चुनावी उसका एजेंडा रहता है, प्लैंक रहता है, उसका आधार पर वोट बटोरती है, सत्ता हाथी आती है राष्ट्रवाद के। वो भी वही तर्क प्रस्तुत करती है जो तर्क जो है इन भारत विरोधी ताकतों के तर्क को मजबूत करता है। ये वामपंथी, ये कम्युनिस्ट भारत के चीन के इशारे पर, चीन की फंडिंग पर भारत रूपी शरीर के आर्टरी और वेंस में जो नसें हैं, उनमें कैंसर का काम करते हैं। और बहुत जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनमें ये प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। कुछ नमूने जरा सुनेंगे। एक इंदिरा थी, उससे मिल करके, और वो बहुत बड़ी गद्दार थी इस देश की। उसकी गद्दारियों के कारनामों का कुछ वर्णन कुछ यूट्यूब के माध्यम से दिया गया है। वैसे जब ये मौका आएगा वो विस्तार से बताया जाएगा। वो नेहरू के बाद, गद्दार नेहरू के बाद वो सबसे खतरनाक
और बहुत बड़ी गद्दार थी इस देश की। तो उस इंदिरा से मिल करके इन कम्युनिस्टों ने एक जेएनयू बनवाया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और यहां पर ये सब अड्डा जमा के बैठ गए। इस जेएनयू के जरिए जो सिविल सर्विसेज, जो कि यूपीएससी इम्तिहान लेता है, उसके जरिए आईएएस आईपीएस के रूप में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में ये सब भेजने लगे। आईएएस, सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी, ये भारत के शासन प्रशासन की रीढ़ है, उसकी बैकबोन है, उसकी मेरुदंड है। उसमें भी ये वामपंथी कैंसर की तरह इस तरह से घुस रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी में तमाम वामपंथी मानसिकता के और वामपंथियों के हमदर्दों की एक खासी संख्या है। वैसे तो इस ब्यूरोक्रेसी में, इस नौकरशाही में आज भी ये मोदी जी के प्रधानमंत्री बने हुए करीब 6.25 साल होने जा रहे हैं। उसमें जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम, भूल और गलतीवश अभी भी कांग्रेस कह रहे हैं, लेकिन उसको कांग्रेस कहना उचित नहीं है। वो सच्चे अर्थों में गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस है। तो उसके हमदर्द, और चूंकि काफी उसी के तत्व और उसी के एजेंट जो है उसमें वो भरे पड़े हैं, किसमें? नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में। और इसीलिए मौके बेमौके उन नौकरशाहों से वो अनैतिक रूप से इस जीएनपीसी के कभी राहुल को, कभी सोनिया को, कभी प्रियंका को मदद वो मिलती रहती है। ये इसके भी समाचार आप सभी को मिलता होगा। और वैसे तो एक अलग से वीडियो देने की आवश्यकता है कि जो इस कोरोना संक्रमण के काल में विदेश यात्रा आम नागरिक के लिए बहुत कठिन हो गई है। कुछ लोग विदेश जो है वो यूएई या दुबई के थ्रू बाहर जा रहे हैं, और यूएई में तमाम उसके नखड़े हैं, वो मेहराबा सर्विस और हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रांजिट वीजा, तमाम तरह के। और ये नखड़े जो है, जब वो टिकट वो आम नागरिक कटा लेता है और जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है, तब ये नौटंकी, ये नखरे मैंने उसको सामना करना पड़ता है। और तमाम ऐसे मामले, केसेस हैं कि उनकी फ्लाइटें कैंसिल हो जाती हैं, और वो बेचारे मायूस होकर के घरों को लौटते हैं और फिर से जाने का प्रयास करते हैं। ऐसी विकट परिस्थितियों में इसको, राहुल को इटली जाना था सर सपाटा के लिए। जब उसको फ्लाइट नहीं मिली थी, पीएमओ से, प्रधानमंत्री मोदी के पीएमओ से वो अरेंज कराया गया तुरंत, जो है दुबई होते हुए, कतर होते हुए इटली के लिए। वो सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा कि जो राहुल इस देश का अभिशाप है और देश का खतरनाक दुश्मन भी है, हाँ, उसके लिए मोदी जी का पीएमओ जो है उसको तुरंत फ्लाइट और उसकी एयरलाइन की व्यवस्था कराता है। और आम नागरिक जो है वहाँ एयरपोर्ट पर वो धक्के खा करके वो मायूस होकर लौटते हैं।
तो ये जो सरकार है, मोदी की सरकार जो है, यह देश विरोधियों की रक्षा कवच ये बनी हुई है और उसको सुविधा देने वाली बन गई है। तो एक अलग से वीडियो इसका सब विस्तार से ये बताया जाएगा। तो इसी प्रकार जो है ये बात चल रही थी, ये वामपंथियों की कहां कहां पैठ है। और इस पर इन टीवी चैनलों पर कभी भी कोई चर्चा नहीं होती। टीवी चैनलों पर अक्सर आप देखते होंगे कि किसी मुस्लिम ने यह कह दिया, वो तमाम वो चर्चा शुरू हो जाती है। यानी पांथिक मामलों पर पूरा का पूरा वो डिस्कशन सब करवाते हैं। और बराबर कभी लव जिहाद है, कभी ये है, कभी वो है, इसी पर। और बाकी जो उनको वक्त बचता है पाकिस्तान और इमरान। इसके विषय में भारतीय वाम ताकत दल ने यह कहा है कि पाकिस्तान हो चाहे इमरान हो, उसकी माला जब करके उनके माला जपते हुए जिस पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि वो भारत के सामने किसी भी मामले में वो ठहर सके, उसकी ये माला जो है वो जब करके ये उसकी औकात को बढ़ाते हैं, उसकी हैसियत को बढ़ाते हैं, उसके लेवल को ऊपर करते हैं ये गद्दार टीवी चैनल वाले। गद्दार इसलिए कहा जाता है कि हर वक्त जो है भारत विरोधी, अब बताइए, जिस पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है और जिसका कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसके पत्रकारों को बुलाएंगे और दिन रात जो है उसकी यानी माला जपेंगे और हर वक्त जो है उसी की जो है वो चर्चा करेंगे। जो भी इनको धार्मिक प्रपंचों पर जो ये बहस करवाते हैं उससे उनको जो वक्त मिलता है। तो जिस पाकिस्तान की भारत के सामने यानी सैन्य ताकत हो, आर्थिक ताकत हो और वैज्ञानिक या अंतरिक्ष में खोज की बात हो, यानी कि किसी भी मामले में, हाँ, तकनीकी जो है जिन ऊंचाइयों पर भारत पहुंचा है, उनके आगे ये पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। सिर्फ एक वो आतंकवादियों का एक जो है वो अड्डा बना हुआ है। उस पाकिस्तान की ये दिन रात ये माला जपते हैं और उसकी औकात को, उसकी हैसियत को, उसके लेवल को, उसके स्तर को ये उठाते रहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी इन सबों की हरकत है। तो ये कभी भी ये चैनल वाले अखबार में इन कम्युनिस्टों के इतने खतरनाक मंसूबों पर न कोई चर्चा होती है, न कोई लेख लिखता है, न कोई आर्टिकल लिखी जाती है, न कोई कॉलम लिखा जाता है। वो सिर्फ इसलिए कि इन कम्युनिस्टों के खतरनाक मंसूबों की ओर हमारे देशवासियों का ध्यान न जाए। और YouTube पर बराबर जो है वो इस्लाम के खिलाफ गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम और अखंड हिंद, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह, फिर उसी के साथ साथ ये असदुद्दीन गिरोह, इसी से पूरा जो है भारतीय वो जनमानस का एक साइकोलॉजिकल
और साइकोलॉजिकल और मेस्मराइजेशनल माने मनोवैज्ञानिक और नजरबंदी वाला एक एबिस, एक रसातल में इसको झोंका गया है, ताकि पूरे एनपीसी का जो भारत के खिलाफ गद्दारियों का एक बहुत बड़ा माने इतिहास है उसका, उसकी ओर ध्यान न जाए। और इन कम्युनिस्टों का ये कम्युनिस्ट जो है भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं, इस पर भी जो है भारतवासियों का ध्यान न जाए। हाँ, हर वक्त जो है मुगल आक्रांता ये है वो है, इसलिए कि लगभग ये एक ब्रेन वाशिंग की ड्राइव है, एक उनका अभियान है, ताकि इन कम्युनिस्ट कितने खतरनाक हैं, उनके मंसूबे क्या हैं, और मौके पर आ भी गया, मान लीजिए ये खबर आ भी गई कि ये लद्दाख को मिलाना चाहते हैं, थोड़ी सी खबर दे करके और फिर उसी में लग गए। अब जैसे ये बताया जा रहा है कि ये मैंने सुधीर चौधरी ऐसे ही ना तमाम वो पत्रकार होंगे, लेकिन सुधीर चौधरी के कहने के पहले ये रवीश कुमार कभी भी कम्युनिस्टों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता है, कम्युनिस्टों की कारगुजारियों के विषय में नहीं बोलता है, संदीप चौधरी नहीं बोलता है, पुण्य प्रसून वाजपेयी नहीं बोलता है, ये आशुतोष नहीं बोलता है, अभिषेक शर्मा नहीं बोलता है। दी हिंदू कितना खतरनाक पेपर है, इसके विषय में कोई भी वो मीडिया वाला नहीं बोलता है। अब बीमारी यहीं तक नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी का एक भी नेता ये नहीं कहता है कि ये जेएनपीसी इस देश के लिए कितनी खतरनाक है। समाजवादी पार्टी का एक भी नेता ये नहीं कहता है कि ये वाम दल वो इस मुल्क के लिए कितने खतरनाक हैं। अलबत्ता ये समाजवादी पार्टी के लोग हर वक्त जो है इन्हीं देश विरोधी ताकतों के साथ गठबंधन बनाते हैं, और गठबंधन, महागठबंधन, अनैतिक गठबंधन बनाने को प्रयासरत और लालित रहते हैं। ये चरित्र है ये छुटभइयों का, समाजवादी पार्टी का, और वही चरित्र जो है बहुजन समाज पार्टी का भी है। ये मैंने एक भी शब्द और वो कौन बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब अम्बेडकर के वसूलों, बाबा साहब अम्बेडकर के वसूलों को पर चलने का जो दम भरती है, और कौन बाबा साहब जिसको कि साजिश के तहत इसी जेएनपीसी का नेहरू ने अपमानित किया, उनको चुनाव में हराने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया था प्रचार करने के लिए, वो नेहरू अम्बेडकर जी के खिलाफ। उसी जेएनपीसी के साथ ये बराबर मायावती और उसके जो है वो बहुजन समाज पार्टी हमेशा चिपकती रहती है। बहुजन समाज पार्टी का एक भी नेता ये नहीं कहता कि ये वाम दल वाले कितने खतरनाक हैं, बल्कि उन्हीं के साथ जो है गठबंधन बनाने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। यही स्थिति है हमारे देश के राजनीतिक दलों की। लेकिन सबसे बड़ा दुखड़ा है कि हमारा जो भारतीय जनमानस है और बौद्धिक वर्ग है, वह क्यों जो है वो निष्क्रिय वो बना हुआ है। सबसे व्यथा कथा तो केरल की है। केरल से इस देश को बहुत दुख मिल रहा है, बहुत ज्यादा। केरल की 100% शिक्षा का नतीजा यह है कि वहां से 2019 के चुनाव में
20 में से 18 जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्र चौकड़ी, हमारे केरल के आदरणीय भारतीय भाई बहन को ये भारतीय वाम ताकत दल कहना चाहता है कि 100% शिक्षित होने का ये कदापि मतलब नहीं है कि जीएनपीसी जैसे देश विरोधी और देश के खतरनाक ताकतों को आप सदन में भेजिए और उसको प्रतिनिधित्व आप दीजिए। ये सोचने का समय है जिन देश विरोधी ताकतों को इस देश से निकाल देना चाहिए, भारत की पावन भूमि से उसको समाप्त करना चाहिए। आज उसको वोट मिल रहा है, उसको प्रतिनिधित्व मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है सदनों में, हाउसेज में, लोकसभा में, विधानसभाओं में। असली कष्ट यहां है और इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। ये भी एक कष्ट है। तो खैर, इसी से अंदाज मिलता है कि भारतीय वाम ताकत दल जो इस देश में भारतीयता के माहौल को लाना चाहता है, वो कितने आयाम का है और वो कितना कठिन है। देश विरोधी ताकतें देश के अंदर किस तरह से दीमक बन करके, कैंसर बन करके इस देश को कमजोर कर रही हैं। अच्छा, और इन वाम दलों की बात हुई थी कि कई रूप हैं। नक्सलियों को खड़ा कर दिया आतंकवादी के रूप में। छोटे मोटे जो है वो माने हिंसक एक माले है बिहार में जो चुनाव जीता है, मार्क्सवादी लेनिनवादी करके है ये कम्युनिस्टों का। और मीडिया में तो बताया गया है कि ये पत्रकारों का जो ये गिरोह है। प्रिंट मीडिया में भी द हिंदू, और द हिंदू की यानी क्या वो कारगुजारी है, बड़े अच्छी वो इंग्लिश लिखता है। सिविल सर्विसेज के लिए जो है वो सामग्री लाता है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों का सबसे चाहता पेपर है। तो द हिंदू मतलब कम्युनिस्टों की मानसिकता वाले, तैयारी करने वाले और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र जो है वो आईएएस बन करके फिर उसी ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में जाते हैं। और नौकरशाही मतलब कि भारत के शासन प्रशासन का मेरुदंड या रीढ़, उसमें ये वामपंथी मानसिकता वाले कैंसर वो वहां पहुंचता है। और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में ही नहीं, न्यायपालिका में भी ये वामपंथी तत्व जो है प्रवेश किए हुए हैं। कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि अभी 2 साल पहले या 1.5 साल पहले 4 सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आए थे ना, वो कह रहे थे कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए बाहर आए हैं। देश हंस रहा था कि ये 4 जज वो कैसे लोकतंत्र की रक्षा कर लेंगे। और जहाँ का लोकतंत्र ये 60-70 सालों से इसी एनपीसी के द्वारा वो हाईजैक हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, रिग किया जा रहा है, और इसकी यही रक्षा कर देंगे। और उसका हिडन एजेंडा ये था। उसमें एक जज थे वो पी चेलमेश्वर, और उस चेलमेश्वर से उसी दिन शाम को ये डी राजा कम्युनिस्ट वाला मिलता है उनसे। ये बात जो है वो ये खबर उसमें लीक भी हुई थी। तो
उनको जो है उन चारों जजेस को जस्टिस लोया का केस नहीं मिला था उनको। यही तकलीफ थी उनको। और जो है मुल्लमा वो चढ़ाए हुए थे क्योंकि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए बाहर आए हैं। कहने का मतलब कि किसी भी संस्था को, कोई ऐसी संस्था नहीं बची है जिसमें ये वाम दल का जो कैंसर जो है पहुंचा नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। पता नहीं मोदी जी को मालूम है या नहीं। और मोदी जी ने तो मन में ये बिठा लिया है कि सारी जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको पाल के रखना है। और पाल के इसलिए रखना है कि इनको मौके बमौके अब मैंने बीजेपी के पक्ष में, मोदी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में उन्हीं को दिखा करके, उन्हीं का वर्णन करके जो है चुनावी माहौल बनाने में उनको सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। ये खतरनाक खेल जो है मोदी जी और बीजेपी वाले कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जो वामपंथी 1962 के चुनाव के समय जबकि युद्ध हो रहा था चीन से, ये चीन का साथ दे रहे थे। जो वामपंथी आज भी जो है चीन के साथ जो है जो तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति है उसमें भी चीन का ही पक्ष वो ये ले रहे हैं। कोई भी देशभक्त या देशभक्ति का जज्बा रखने वाला संगठन है, वो कैसे उसके संगठन है, कैसे उसका प्रवक्ता इन गद्दार कम्युनिस्टों के प्रवक्ताओं के साथ चर्चा में भाग लेता है। बीजेपी के लोग ये कम्युनिस्ट के प्रवक्ताओं का बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? यही तो दिखाता है कि बीजेपी का राष्ट्रवाद बहुत ही झूठा है, बहुत ही धोखेबाज है और इस देश को छलने वाला है। बीजेपी के प्रवक्ता, नेता और मंत्रीगण ये जो देश विरोधी चैनल हैं, एनडीटीवी, आज तक, न्यूज़ 24 इत्यादि इसी तरह के बिल्कुल खुशी खुशी भाग लेते हैं, इंटरव्यू देते हैं और उसमें शामिल होते हैं और उन्हीं कम्युनिस्टों के प्रवक्ताओं के साथ। यह बात प्रत्येक देशवासी को, आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, आदरणीय भारतीय आवाम को देखने की जरूरत है कि इनका राष्ट्रवाद जो है कितना धोखेबाजी भरा है और देश के साथ छल कर रहा है और देश का खून बहा रहा है। द नेशन इज ब्लीडिंग अंडर द most vexatious and deceptive nationalism posed by this Bharatiya Janata Party। वो तो इनका जो राष्ट्रवाद है वह देश को बहुत दुख दे रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है। और किसी भी देशभक्त को इनकी जो कारगुजारियां हैं बीजेपी की, इन देश के दुश्मनों, भारत विरोधी ताकतों को, खास करके वाम दल और जीएनपीसी को उनकी रक्षा करने की, यह किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती हैं। और ये चीज़ें बार बार जब भी बात आती है, जैसे ये खबर आई कि ये कम्युनिस्ट वाले जो है लद्दाख को चीन में मिलाने की कोशिश कर रहे थे, सही होगा तो बराबर आता है कि आखिर ये मोदी महोदय जो है प्रधानमंत्री बन करके
भारत के अंदर की ताकतों के साथ क्या कर रहे हैं, जो कि इस तरह की खतरनाक साजिशें कर रही हैं ये ताकतें भारत के खिलाफ। जब भी बात आती है कि ये राहुल जो है वो ग्लोबल टाइम्स जो है उसका चीन का जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसकी बातों को उठा करके भारत के खिलाफ और चीन के पक्ष में ये माहौल बनाता है। और क्यों बनाता है कि इसको इस जीएनपीसी को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से रिश्वत मिली हुई है, पैसा मिला हुआ है। और चूंकि ऐसा समझौता इसने किया था जब यूपीए की सरकार थी, तो किसी भी राष्ट्रभक्त को राहुल गांधी पर तो गुस्सा आता ही है, उससे अधिक गुस्सा आता है इस कायर प्रधानमंत्री मोदी पर कि क्यों इस तरह की खतरनाक ताकतों को, देश विरोधी तत्वों को, देश के दुश्मनों को की रक्षा कर रहे हैं और पाल रहे हैं और उल्टे आरोप झेल रहे हैं। अब तो ये भी है कि वो उनको वो एयरलाइन की व्यवस्था कर रहे हैं। वो राहुल गांधी के लिए एयरलाइन की व्यवस्था कर रहे हैं इटली जाने के लिए। और इटली तो खैर बहाना होगा सर सपाटे के लिए। तो देश की स्थिति बहुत गंभीर है। इसकी जड़ में भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जो है पूरी साठगांठ जो है गांधी नेहरू परिवार जनरल चौकड़ी और इन वाम दलों की है। तो इसलिए ये पूरी जिम्मेदारी जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम के कंधों पर आ गई है कि ऐसी ताकतों का ये निपटारा कैसे किया जाए। वो राइट टू वोट, मतलब कि मताधिकार आपके हाथ में है, वो बहुत बड़ा हथियार है। इसका इस्तेमाल करके सबसे पहले इनको आप जो है बैलेट बॉक्स पर वो नस्में नाबूद कर सकते हैं। और सिर्फ वही नहीं, केजरीवाल भी कम खतरनाक नहीं है और कम गद्दार नहीं है वो इस देश का। लेकिन दुख इस बात का है कि ये सारी जो पार्टियां हैं, बीजेपी जो है सिर्फ भारतीय अवाम ताकत दल को दबाने के लिए तमाम धमकियां, तमाम जो है इस तरह से वो भेज रही है। ये भी बताना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की नजरों में ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज जो है इस देश के लिए खतरा नहीं है। ये वाम दल इस देश के लिए खतरा नहीं है। केजरीवाल इस देश के लिए खतरा नहीं है। उसकी नजरों में सिर्फ खतरा है तो भारतीय अवाम ताकत दल से। ये इसका दृष्टिकोण है। तो इसको समझने की आवश्यकता है और इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से बस यही नम्र निवेदन करता है कि आप इन सारी देश विरोधी ताकतों और देश की समस्याओं के निदान के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो भारतीयता और भारतीयता का एहसास, भारतीयता का व्यवहार कि हम सिर्फ भारतीय हैं और हमारे देश के लोग वो भी अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। इस तरह की सोच, इस तरह का जज्बा, इस तरह का आचरण एवं व्यवहार यदि ये आ जाएगा तो किसी भी सरकार को, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार अब वो चालान काट रही है कि जो कारों के पीछे जाति का वो नाम लिखवाते हैं, किसी को ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को महाराष्ट्र से कोई चिट्ठी लिखा है कि साहब ये इस तरह की समस्या है कि वो लोग जो है कारों के पीछे अपने जाति के अहंकार को दिखाते हैं।
जिस समय भारतीयता का एहसास होगा तो उसमें आपकी जो जातीय अहंकार है, सांप्रदायिक अहंकार है, भाषाई अहंकार है और प्रांतीय अहंकार है, इस प्रकार जो भी अहंकार है व्यक्तिगत, वो सब के सब भस्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सिर्फ एक ही एहसास रहेगा, भारतीयता का, और वो बहुत जरूरी है। और इसी जज्बे को हमारे उन अमर शहीदों ने जगाया था। आदरणीय सुभाष चंद्र बोस, आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह इत्यादि, और अमर शहीद अशफाक उल्लाह जैसे लोगों ने। आज उसी की आवश्यकता है। और उसके पहले 1857 का जो प्रथम संघर्ष हुआ था आज़ादी का, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बख्त खान और मौलवी अहमदुल्ला, अजीमुल्ला खान, और सबसे ऊपर हमारे, और 1857 की जो आज़ादी की लड़ाई के जो नेता थे, जिनको नेता बनाया गया था, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय, मुगल बादशाह। तो आज उन्हीं लोगों के जज्बे की आवश्यकता है, भारतीयता। और ये आप लोग जान लीजिए कि मरते वक्त उन्होंने भारत की मिट्टी का, भारत की मिट्टी में, मरते वक्त भारत की मिट्टी उनको न मिलने का बहुत मलाल था। तो ये एपिसोड लंबा न होने पाए, और इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।